पाठ्यक्रम है फाउंडेशन का, उसका जो प्रश्न पत्र है महिला सशक्तिकरण, उसका एक सैंपल पेपर हल करूंगा इसमें। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि फर्स्ट ईयर में आपने पर्यावरण और योग एवं ध्यान का अध्ययन किया था। अब ये दोनों प्रश्न पत्र सेकेंड ईयर में नहीं है, ये है अब पर्यावरण की जगह आपको महिला सशक्तिकरण पढ़ना है और योग एवं ध्यान की जगह आपको स्टार्टअप पढ़ना है। ये दोनों क्वेश्चन पेपर जो है अब आपको रिप्लेस हो गए हैं। 50 क्वेश्चन महिला सशक्तिकरण से आएंगे और 50 क्वेश्चन जो है स्टार्टअप आएंगे। स्टार्टअप पर मैं आप वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर आप देख लीजिएगा, उसका सैंपल पेपर है और ये महिला सशक्तिकरण का सैंपल पेपर है। ये जो कई बार मेरे यूट्यूब में कमेंट आता है कि ये जो पाठ्यक्रम है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग नहीं है, तो आप याद रखिएगा ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो सिलेबस है और परीक्षा का पैटर्न है, पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का सिलेबस सेम है। तो ये जो प्रश्न पत्र है वो सेकेंड ईयर के लिए है। तो चाहे वो जबलपुर यूनिवर्सिटी हो, भोपाल की यूनिवर्सिटी हो, जीवाजी ग्वालियर यूनिवर्सिटी हो या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, इन सभी का जो पाठ्यक्रम है, वो जो सिलेबस है और परीक्षा का पैटर्न है वो एक ही है। तो आप जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो पहले पेपर हो जाते हैं मैं इस पर डाल देता हूँ, तो अगर आपका बाद में पेपर होता है तो उन वीडियोज़ को भी आप देख लीजिएगा। अभी केवल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में टाइम टेबल फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है वीडियो बनाते समय अभी तक सेकेंड ईयर का जो टाइम टेबल है वो किसी भी विश्वविद्यालय ने जारी नहीं किया है। तो आप तैयारी रखिए, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म भरे होने लगे हैं, आपकी जो परीक्षा है वो निकट है। चलिए शुरू करते हैं। जो भी आपके सवाल होंगे आप कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। पहले हम देख लेते हैं कि इस बार जो पाठ्यक्रम चेंज हुआ है उसके सिलेबस में क्या है। देखिए ये जो फाउंडेशन के जितने भी पेपर है, हिंदी, इंग्लिश, महिला सशक्तिकरण और स्टार्टअप वाले, इन चारों पेपर के में 3-3 यूनिट्स हैं। इसकी जो पहली इकाई है वह भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास, प्राचीन काल में क्या था, मध्यकाल में क्या था और आधुनिक काल में क्या था। दूसरा पॉइंट है इसका पहली इकाई यूनिट का, पहली इकाई का दूसरा पॉइंट है महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, यानी महिला सशक्तिकरण क्या है, उसका अर्थ, स्वरूप, आवश्यकता और महत्व। महिला सशक्तिकरण के आयाम, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक। 4 बिंदु में आपको आएंगे महिला सशक्तिकरण, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक आयाम। ये कीवर्ड्स, इनसे आप सर्च कर सकते हैं। दूसरी जो यूनिट है उसमें आपको महिला सशक्तिकरण के संवैधानिक प्रावधान और कानून आएंगे कि उनकी संविधान में महिलाओं को एम्पावर करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है, कौन कौन सी प्रबंध किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की नीति और योजनाएं जितनी भी चलती हैं केंद्रीय और राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, कौन कौन सी नीतियां हैं जिनके अंतर्गत महिला सशक्त होती हैं। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, आगे हम क्वेश्चंस में जानेंगे, इन पर आप अलग अलग रिसर्च कर सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान, कानूनी, केंद्रीय योजनाएं, ये सभी योजनाएं मध्य प्रदेश में, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला एक अभियान है और सुकन्या समृद्धि योजना है जिसमें अलग से थोड़ा सा ब्याज दिया जाता है पीपीएफ की रूप में। इसी तरह केंद्र सरकार की ई हार्ट योजना है, विभिन्न योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप याद रखिएगा। तृतीय जो इकाई है, तीसरी यूनिट है महिला सशक्तिकरण के मुद्दे और चुनौतियां क्या क्या हैं। सहायक अभिकरण, कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त आपको अध्ययन करना है भारतीय जो महिला नेतृत्व उनमें शक्तिशाली महिला में अहिल्याबाई होलकर है, रानी दुर्गावती हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, मैरी कॉम है, सिंधुताई सतपाल है, टेसी थॉमस, इंदिरा नूई और गौरा देवी। इन्हीं को आपको पढ़ना है, याद रखिएगा, इसलिए ब्लैक फॉन्ट्स हैं। ये आपके कीवर्ड्स में से आप सर्च कर सकते हैं। तो हो गया सिलेबस, सिलेक्ट में आप आ गए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध महिला है लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, अनुराधा पौडवाल, इनमें से कोई नहीं तो लता मंगेशकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई है, ये रहे आपके विकल्प, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में हुई है। ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और ज़्यादा वीडियो आप देखते नहीं है, फिर भी आपको लगे जैसे अपनी सुविधानुसार इसको स्लो या फास्ट रूप में आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना क्यों की गई थी, ये 4 विकल्प हैं। तो महिलाओं के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए, बिल्कुल सही, महिलाओं को समानता दिलाने के लिए, महिलाओं के अन्याय के प्रति सुनवाई के लिए, ये सभी कारण हैं जिनके कारण राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना
की गई है। महिला को आत्महत्या के लिए उकसाना में कौन सी धारा लगती है? तो किसी को भी जब उकसाया जाता है आत्महत्या के लिए तो धारा 306 लगती है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 किससे संबंधित है? महिला मजदूरी से, पुरुष मजदूरी से। न्यूनतम मजदूरी में स्त्री पुरुष भेदभाव की अनुमति न देने के संबंध में। तो यही है कि जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसमें महिला काम करे या पुरुष काम करे, अगर समान कार्य है तो समान वेतन दिया जाना चाहिए, पारिश्रमिक समान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज जो बिल है 1955 किससे संबंधित है? महिलाओं से, पुरुषों से या दोनों से? ये जो है दोनों से संबंधित है, केवल महिला से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत महिलाओं को शाम 6 से 7 के बीच काम पर नहीं, यानी शाम के 7 से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच काम पर नहीं लगाया जा सकता? तो ये जो अधिनियम है इनमें से कौन सा अधिनियम है जो इस बात को रोकता है कि महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद काम पर नहीं लगाया जाएगा? तो ये अधिनियम है खान एवं कारखाना अधिनियम। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा स्त्री अथवा पुरुष को कितने पति अथवा पत्नी रखने का अधिकार है? तो हिंदू सिविल कोड केवल एक पति अथवा पत्नी रखने का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम लड़की को पिता की संपत्ति में अधिकार प्रदान करता है? ये है आपके विकल्प, हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो जैसा कि आपको पता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो बेटों के अलावा बेटियां होती हैं उनका भी पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार है। हालांकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि जो घर की बेटियां होती हैं शादी के बाद अपने जो हिस्सा है या जो उनका अंश बनता है वो प्रॉपर्टी में वो नहीं लेती, सामान्यतः ऐसा नहीं लेती, पर जरूरी नहीं है, पर वो ले सकती हैं, कोर्ट में भी आ सकती हैं। गर्भावस्था अधिनियम 1971 के द्वारा सामान्य परिस्थिति में कितने सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गई है महिलाओं के लिए? ये 20 सप्ताह के लिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी जानते हैं, इस क्वेश्चन जरूर आएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, पेटेंट क्वेश्चन है। हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला हेल्पलाइन योजना कब से प्रारंभ की गई? महिला हेल्पलाइन योजना जो है आप याद रखिएगा 1 अप्रैल 1915 से प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री केंद्र की योजना है उज्ज्वला योजना, राशन वितरण से, मुफ्त टीका से, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन से या सभी से? तो ये याद रखिएगा एलपीजी कनेक्शन से है, इसमें फ्री में सिलेंडर और चूल्हा दिया जाता है। एक बात, महिलाओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ लैंगिक आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रारंभ किए गए ऑनलाइन अभियान का क्या नाम है? मी टू, आई एम वुमन, आई एम देयर वुमन, इनमें से कोई नहीं, तो मी टू। ये महिलाओं द्वारा नहीं होगा, ये पुरुषों द्वारा होना चाहिए, पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ लैंगिक आधार पर किए जाने भेदभाव को भी मी टू चला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिकाओं की शिक्षा उन्हें कल्याण प्रदान करती है? तो उज्ज्वला योजना, आपको पता है उज्ज्वला योजना एलपीजी संबंधित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, लाडली लक्ष्मी योजना और वन स्टॉप सेंटर। तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है हमारे मध्य प्रदेश की है, याद रखिएगा। महिला हेल्पलाइन योजना किन महिलाओं के लिए है? निर्धन वर्ग, कामकाजी महिला, गृहिणी के लिए, सभी के लिए। तो ये तो सभी के लिए कोई भी हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत या सुझाव दे सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए प्राप्त किए गए ऑनलाइन मंच का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इनमें से जो है महिला ई हाट, हाट यानी होता है बाजार, है ना, महिला ई बाजार न होकर महिला ई हाट है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, अगर कोई महिला उद्यमी चाहे तो इस पर आप ऑनलाइन अपना आवेदन भेज सकते हैं। आप अगर कोई हैंडीक्राफ्ट करते हैं, अगर आप कोई कलाकृति बनाते हैं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं और आप उसे ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो इसमें सहायता करता है महिला ई हाट। इसमें आपको रजिस्टर्ड कराना होता है और सहायता भी प्रदान की जाती है, मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, महिला ई हाट कब से प्रारंभ हुआ है? तो विभिन्न प्रकार की डेट दी हुई है, 7 मार्च, 16, 8 मार्च, 16, 7 मार्च, 17 है। तो याद रखिए 7 मार्च 2016, यानी एक दिन पहले वहाँ से शुरू की गई, 7 मार्च 16 से। स्टेप संबंधित है इससे, महिलाओं के कौशल विकास से, टीकाकरण से तो नहीं हो सकता, निःशुल्क अनाज वितरण से भी नहीं, तो महिलाओं के कौशल यानी उनका स्किल्स डेवलप करते हैं, इसके लिए स्टेप योजना है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब प्रारंभ हुई? ये रहे आपके विकल्प, सही उत्तर है 2010 से इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना प्रारंभ हुई है। इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। महिला सशक्तिकरण वर्ष कौन सा है? ये रहे विकल्प
बैंगनी तो बहुत प्रसिद्ध है, इनमें से लाल रंग नहीं होता, हरा होता है, सफेद। बैंगनी ज्यादातर चलता है। तो लाल रंग इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जो थीम है उसमें नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस की जगह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, किसकी याद में मनाया जाता है? ये रहे आपके विकल्प। तो निश्चित रूप से ये सरोजिनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। सरोजिनी नायडू को और किस उपनाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय महिला कोष कब स्थापित किया गया? महिलाओं को फंड देने के लिए कोष कब स्थापित किया गया है? इसमें विकल्प गलत हो गए हैं। इसमें इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। सन 2023 में राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो 2023 की बात हो रही है, याद रखिएगा। डिजिटलाइज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये इसकी थीम थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष कब स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला कोष स्थापित किया गया था 1993 में। राष्ट्रीय महिला कोष किस पर बल देता है? महिलाओं के राजनीतिक विकास पर, व्यक्तिगत विकास पर, सामाजिक आर्थिक विकास पर, या सभी पर? तो महिला कोष का जो उद्देश्य है वो महिलाओं का चहुमुखी विकास करना है, उन्हें सशक्त करना है। अगला प्रश्न है, महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है 30%, 50%, 80% या 90%? तो 90% तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। महिला समृद्धि योजना किसके लिए है? निश्चित रूप से ग्रामीण महिला के लिए, शहरी महिला के लिए, सफाई कर्मचारी, उनके बच्चों के लिए। किसके लिए? ये ग्रामीण महिला के लिए है महिला समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश की सीमा क्या है? मैंने आपको बताया था। तो इसमें निवेश की सीमा जो है, एक व्यक्ति जिसकी पुत्री के नाम से खाता है वह न्यूनतम 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक इसमें सीमा है, लेकिन अब इसे मिनिमम 50 रुपए कर दिया गया है। तो आप मान सकते 50 रुपए कम से कम आपको साल में जमा करना है, और अधिकतम आप एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि में खाता खोलने हेतु जो बालिका होती है, जो लड़की होती है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, या 20 वर्ष से कम? तो इसकी आयु है 10 वर्ष से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व काल में महिला शिक्षा के लिए प्रयत्न करने वाले समाज सुधारक का क्या नाम? तो इनमें से आपको पता है, अभी इनकी जयंती भी थी, आदरणीय ज्योतिबा फुले। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय बंद हुई थी, और ये प्रयास किया था हमारे नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने। 1829 में हुई थी शायद बंद सती प्रथा। अगला प्रश्न है, देवदासी प्रथा से क्या तात्पर्य है? साहूकारों की दासी, सरपंच की दासी, देवियों की दासी जो मंदिर में सेवा करती थी, सभी। तो ये तीसरा वाला भी सही है, देवों की दासी जो मंदिर में सेवा करती थी। जौहर प्रथा से तात्पर्य क्या है? जो आपको पता, रण क्षेत्र में बलिदान देना, युद्ध में भाग लेना, स्वयं को अग्निकुंड के हवाले कर देना। एक शायद पद्मावत या पद्मावती नाम की कोई फिल्म भी आई थी, उसमें जौहर दिखाया गया था। तो जौहर जो है उस प्रथा का नाम है, स्वयं को अग्निकुंड के हवाले कर देना, आक्रमण के वक्त। भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? महिलाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान है नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार जो है कब प्रारंभ किया गया? ये है आपके विकल्प। इनमें से याद रखिए, नारी शक्ति पुरस्कार 1999 से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम स्थापित हुआ कब हुआ? मध्य प्रदेश का 1988 में आर्थिक विकास निगम, केवल महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए, सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आर्थिक कारण, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए, और दूसरा होता है उनकी स्किल डेवलप की जाए। दोनों और अवसर भी होना चाहिए। स्किल डेवलप हो गया है, आर्थिक सहायता भी देगी, लेकिन अवसर नहीं है। तो तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण, 3 फैक्टर। नारी शक्ति पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? तो धनराशि दी जाती है 2 लाख रुपए। नारी शक्ति पुरस्कार इसको मिलता है, 2 लाख रुपए नगद मिलते हैं। बतूल बेगम कौन है? एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, लोक संगीत गायिका, फिल्म अभिनेत्री। तो लोक संगीत गायिका हैं बतूल बेगम, याद रखिएगा।
बतूल बेगम का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या छत्तीसगढ़ से? इनका संबंध राजस्थान से। आप सर्च करिएगा बतूल बेगम के लिए ये क्यों आया है, इसका एक कारण है, प्रश्न इसलिए दिया गया है। ICDS का पूरा नाम क्या है? ICDS का पूरा नाम समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अहिल्याबाई का उल्लेखनीय कार्य क्या है? मंदिरों का जीर्णोद्धार, सड़कों का निर्माण, बावड़ियों का निर्माण या सभी? तो इन्होंने क्या किया? ये सभी कार्य किए, इसलिए इनका मैनेजमेंट जो प्रबंधन है वो जाना जाता है। और होलकर बाई का संबंध किसने है? अपने महेश्वर से भी है और इंदौर से तो है ही है, सब जानते हैं, राजवाड़ा। पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है? पोषण अभियान का उद्देश्य है ये सभी कि बच्चों का पोषण करना है, किशोरों का भी पोषण करना है, गर्भवती में स्तनपान करने वाली महिलाओं के पोषण में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई के पति का नाम था? ये है आपके विकल्प, खांडेकर राव, मल्हार राव, सुभाष राव। तो मल्हार राव जो है इनके पति का नाम है। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर, सतना, महेश्वर या बांदा? तो याद रखिएगा बांदा जो है उत्तर प्रदेश में, इसी के निकट राजापुर नाम है जहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो रानी दुर्गावती का जन्म यहाँ से है, हालांकि वो संबंध मंडला से रखती हैं। सावित्रीबाई फुले के पति का नाम क्या था? ये तो आसान प्रश्न है, याद रखिएगा ज्योतिबा फुले, जिनकी अभी बात की गई। और इन्होंने बहुत स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों के जमाने में महिला शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए। एक प्रथम शिक्षिका भी मानी जाती हैं सावित्रीबाई फुले, और इन्हीं के प्रयास से भारत का पहला केवल लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया था, शायद 1848 या 54 के आसपास। उस समय में इनके प्रयास से ही, हालांकि काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई ने मुख्य योगदान किस लिए दिया? सती प्रथा का अंत, पर्दा प्रथा का समर्थन, महिला शिक्षा या सभी? तो इसमें है महिला शिक्षा पर जोर दिया, बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया। मैरी कॉम किस राज्य की खिलाड़ी है? याद रखिए मैरी कॉम जो है उनका संबंध मणिपुर राज्य से है। और ये किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग।